जय हिंद छात्रों। एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं अगला अध्याय लेकर। अध्याय का नाम है जितना खाओ उतना पकाओ। विषय पर्यावरण और हम अध्याय 7। छात्रों, हवा और जल के बाद भोजन हमारे लिए सबसे जरूरी है। भोजन के बिना तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में कई बार ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जब हमारा भोजन खराब हो जाता है और उसे फेंकना पड़ता है, और इसका कारण हमारे खुद के द्वारा की गई असावधानी होती है। आज हम भोजन के रखरखाव और उसके प्रबंधन से जुड़े हुए प्रारंभिक बातों का अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ्यपुस्तक से शुरू करते हैं। विनायक अपने हाथों में समाचार पत्र लेकर अपनी माँ के पास दौड़ा आया और बोला, माँ देखिए, अखबार में क्या छपा है। विषाक्त भोजन खाने से 20 लोग बीमार, कई लोगों की हालत चिंताजनक। माँ झट से विनायक के हाथों से अखबार लेकर पढ़ने लगी। पूरा समाचार इस प्रकार था। शेखपुरा के रूपानी पोखर मोहल्ले में एक बारात आई हुई थी। बारातियों के स्वागत के लिए कई प्रकार के भोज्य पदार्थ बने हुए थे। सभी बारातियों ने छककर भोजन किया। भोजन करने के आधे घंटे बाद ही उन्हें उल्टियां होने लगी। कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठने लगी। उन्हें पास ही के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि भोजन करने से बारातियों की तबीयत खराब हुई। खाद्य निरीक्षक ने खाद्य पदार्थों की जांच कर बताया कि नकली मिलावटी मसालों में भोजन में स्वाद के लिए रासायनिक पदार्थों के प्रयोग के कारण तथा दाल खट्टी हो जाने के कारण भोजन विषाक्त हो गया, जिसे खाने से बारातियों की हालत गंभीर हो गई। छात्रों, कुछ वर्ष पहले बिहार के सिवान जिले के मसरक प्रखंड में मध्याह्न भोजन खाने से कई बच्चे बीमार पड़ गए थे और कई की मृत्यु हो गई थी, और इसका कारण विषाक्त भोजन ही था। तो ऐसा होता क्यों है? आइए आज हम इसके कारण को पड़ताल करते हैं। भोजन का विषाक्त हो जाना फूड पॉइजनिंग कहलाता है। यह कई बार भोजन खाने से पहले भी विषाक्त हो जाता है और कई बार भोजन खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की ये पूरी प्रक्रिया हमारे पेट के अंदर पूरी होती है। भोजन करने के पूर्व अगर भोजन विषाक्त होता है तो यह भोजन में मिलावटी खाद्य पदार्थ जैसे मसाला, तेल या स्वाद बढ़ाने के लिए आजकल बाजार में तरह तरह के रसायन आने लगे हैं। विशेष करके होटल वाले इन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। ऐसा करके वह सस्ते रासायनिक पदार्थ को मिलाकर महंगे मसालों से के खर्च से बचने का प्रयास करते हैं, और यह खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। इस कारण हम लोग बहुत मजे से खाते हैं, लेकिन बाद में इसका दुष्परिणाम हम लोगों को झेलना पड़ता है। जबकि कई बार ऐसा होता है कि भोजन तो ठीक रहता है, लेकिन खाने के बाद हमारे पेट में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और फूड पॉइजनिंग का शिकार हम हो जाते हैं। ऐसा एक ही समय में कई प्रकार के अलग अलग खाद्य पदार्थ खा लेने से होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बहुत ही खट्टा सामान कुछ खा लें और उसके बाद तुरंत बाद अगर हम दूध पी लें या दूध से बना हुआ कोई व्यंजन खाते हैं तो यह पेट में फूड पॉइजनिंग का कारण हो सकता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए भोजन को नकली या मिलावटी तेल मसालों से बचाना चाहिए। स्वाद के लिए रासायनिक पदार्थों के प्रयोग करने से बचना चाहिए। पका हुआ भोजन अधिक समय तक रखा रहने से भी फूड पॉइजनिंग होता है। ऐसा विशेषकर गर्मी के मौसम में दाल और सब्जी के साथ हो जाता है, जब दाल और सब्जी खट्टी हो जाती है। एक निश्चित समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी पुराने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों का सेवन करने से भी भोजन के दुष्परिणाम का सामना करना पड़ता है। अतः भोजन पकाने और भोजन करने से पूर्व इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। भोजन खराब हो गया है, यह पचाने के लिए कई तरीके हैं। माँ ने कहा, भोजन ज्यादा समय तक बासी पड़ा रहता है या खराब हो जाता है तो उसके रंग और गंध में अंतर आने लगता है। तुम चाहो तो 2-3 तरह के खाद्य पदार्थों को 2-3 दिनों तक रखकर उसमें होने वाले परिवर्तन को देख सकते हो। ऐसा करने पर हम देखते हैं कि भोजन जब अधिक समय तक रह जाता है तो उसके रंग और गंध में अंतर आ जाता है। खाने पर उनके स्वाद भी बदल जाते हैं। आप भी खुद कुछ खाद्य पदार्थों को लेकर 2-3 दिनों तक रखिए और उनमें होने वाली परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तालिका में है दाल,
सब्जी, रोटी, चावल और पाव-रोटी। निरीक्षण के बाद आप पाएंगे कि दाल और सब्जी में हल्दी का रंग फीका हो जाता है, इनमें अजीब सी खट्टी गंध आने लगती है, जबकि रोटी इसमें सफ़ेद फफूंद आ जाती है और इससे भी गंध आती है। चावल लसलसा हो जाता है और यह भी दुर्गंध देने लगता है, जबकि पाव-रोटी इसमें सफ़ेद या काले फफूंद आ जाते हैं और इसमें भी गंध आने लगती है। तालिका में दिए गए किसी एक खाद्य पदार्थ में आए परिवर्तनों को देखने के लिए आपने क्या किया, लिखिए। इन खाद्य पदार्थों में आए परिवर्तन को देखने के लिए बारी बारी से इन खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक छोड़ देते हैं और फिर इनके रंग, गंध और स्वाद का निरीक्षण करते हैं। इन्हें देखकर, सूंघकर और कभी-कभी चखकर इनका निरीक्षण किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। विनायक ने कहा, अब मुझे समझ में आया कि लोग बासी खाना क्यों फेंक देते हैं। इससे तो पैसे और स्वास्थ्य दोनों की बर्बादी होती है। माँ बोली, हाँ, भारत जैसे देश में जहाँ बहुत बड़ी आबादी को दोनों समय भरपेट भोजन नहीं मिलता, वहाँ खाना खराब होना या बर्बाद करना एक तरह का अपराध है। खराब भोजन हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है। शादी विवाह भोज भंडारे में तो और भी ज्यादा भोजन की बर्बादी होती है। छात्रों, शादी या भंडारे में अधिक लोगों के लिए बहुत ज्यादा भोजन बनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कहीं भोजन कम पड़ गया तो मजाक या जग हंसाई हो जाएगी, ऐसा सोचकर घर वाले मेजबान भोजन में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ते और इसी कारण अधिक भोजन बन जाता है। और जब भोजन करने के लिए कम मेहमान आते हैं तो यह बहुत भारी मात्रा में बच जाता है और अंततः यह फेंकना पड़ता है। आगे देखते हैं। क्या आपके घर में भी बचा खाना या बासी खाना फेंका जाता है? एक सप्ताह तक लगातार देखिए और लिखिए कौन कौन सा खाद्य पदार्थ लगभग कितनी मात्रा में फेंका जा रहा है। भोजन को फेंके जाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे भोजन बासी हो जाता है तब, और ऐसा होने पर उसके रंग, गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। विचार कर लिखिए कि फेंके गए खाने में से कितने लोगों का पेट भरा जा सकता है था। तो छात्रों, यह भोजन की मात्रा के ऊपर निर्भर कर सकता है। अगला है, आपस में चर्चा करके लिखिए कि अगर खाना ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो क्या होगा। लगातार खाना या अनाज बर्बाद होने से खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। कई लोगों को भोजन के अभाव का सामना करना पड़ सकता है और ऐसा करना एक बहुत ही बड़ा अपराध है। आगे देखते हैं। विनायक ने पूछा, माँ, खाने के बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है? माँ बोली, हमें अनावश्यक या अधिक भोजन बनाने से परहेज करना चाहिए। जितना भोजन लोग कर सकते हो उतना ही भोजन बनाना चाहिए। फिर भी बच जाए तो उसे ठंडी जगह या फ्रिज में रखना चाहिए। विनायक ने पूछा, माँ, अगर लंबे समय तक भोजन को सुरक्षित रखना हो तो क्या करना चाहिए? माँ ने कहा, लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को संरक्षित करना हो तो उसमें से पानी का अंश निकाल देना चाहिए। अचार, मुरब्बा जैसे खाद्य पदार्थ इसलिए लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। छात्रों, खाद्य पदार्थ में से पानी के अंश को निकालने की विधि को निर्जलीकरण कहते हैं। अचार, मुरब्बा जैसे खाद्य पदार्थ को इसी निर्जलीकरण विधि के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। इसके लिए पहले इन्हें सुखाया जाता है और फिर इसमें तेल, नमक या चीनी जैसी आवश्यकता अनुसार प्रिजर्वेटिव के रूप में डाल दिया जाता है। इससे इन खाद्य पदार्थों का स्वाद भी बढ़ जाता है और इसके साथ ही यह खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में मदद करता है। अब आप भी पता करें कि आपके घर में किस तरह के खाद्य पदार्थ कैसे संरक्षित किए जाते हैं। छात्रों, सामान्य तौर पर हमारे घरों में आलू के चिप्स, अचार, मुरब्बा, नींबू के अचार इत्यादि बनाए जाते हैं, जो लंबे समय तक इसका प्रयोग किया जाता है एक बार बनाने के बाद। और इन सभी को पहले धूप में अच्छी तरह सुखाकर निर्जलीकरण इसका किया जाता है और फिर इसे तेल, नमक के साथ डालकर उसमें डुबोकर रखा जाता है, जिससे इसमें किसी तरह के सूक्ष्म जीव उत्पन्न होने की संभावना समाप्त हो जाती है और यह सुरक्षित रहते हैं। साथ ही नमक या तेल, मसाला जैसे सामान इसे अधिक स्वादिष्ट बनाते हैं, जबकि मीठे सामान जैसे मुरब्बा इत्यादि में चीनी डाला जाता है और यह भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है छठ। छठ में जो प्रसाद बनाया जाता है उसमें ठेकुआ और चावल के आटा का बनने वाला एक लड्डू होता है,
जो इस महापर्व का मुख्य प्रसाद है। और इसकी विशेषता यह है कि यह एक बार बनाने के बाद कई महीने तक इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही सुरक्षित तरीके से बनाया जाता है और इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नगण्य होती है। तो अब आप इस तालिका को आसानी से भर सकते हैं। कम अवधि तक संरक्षित रहने वाले खाद्य पदार्थ, इनमें वे सभी खाद्य पदार्थ आएंगे जो हम लोग रोज खाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, चावल, दाल इत्यादि। इनकी अवधि अधिकतम 1 दिन की रहती है, जबकि लंबी अवधि तक संरक्षित रहने वाले खाद्य पदार्थ में अचार, मुरब्बा, पापड़, तिलबड़ी, आलू चिप्स इत्यादि हो सकते हैं। साथ ही अभी ऊपर जिक्र हो चुका है, छठ में बनाए जाने वाले प्रसाद के रूप में जो ठेकुआ और लड्डू बनता है, वह भी लंबे समय तक संरक्षित रह सकता है। यह अधिकतम 3 से 6 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है इन्हें। छात्रों, अगला प्रश्न है, भोजन को संरक्षित रखने से क्या क्या लाभ हैं, लिखिए। छात्रों, भोजन को संरक्षित रखने से हम उसका अधिक समय तक प्रयोग कर सकते हैं। भोजन बर्बाद नहीं होता है। आपातकालीन परिस्थिति जैसे यात्रा या बाढ़ की विभीषिका इत्यादि के समय इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। भोज्य पदार्थों के व्यापार उद्योग के लिए भी यह विधि आवश्यक है। छात्रों, हमारे देश की आबादी लगभग 137 करोड़ है और इतनी बड़ी जनसंख्या को भरपेट भोजन उपलब्ध करा पाना हमारे लिए हर रोज एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और इसलिए हम सभी का यह दायित्व बनता है कि हम भोजन का प्रयोग सावधानी से करें, इसे बर्बाद होने से बचाएं। तो छात्रों, ये था हमारा आज का अध्याय, जितना खाओ उतना पकाओ। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।